दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्वर्तीय खेती एवं जो है प्रकार, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ये जो हमारा अध्याय है इसका आज का हमारा 14 नंबर का पार्ट है। तो इसमें आज हम लोग देखते हैं अंतर्वर्ती खेती एवं इसके प्रकार क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले अंतर्वर्ती खेती को देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, फिर इसके लाभ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंतर्वर्ती खेती के प्रकार क्या क्या होते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो परिभाषा में क्या बोलता है, किसी फसल की दो लाइनों के बीच में दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है, अंतर्वर्तीय खेती कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी फसल की दो लाइनों के बीच में दूसरी फसल को बोना अंतर्वर्तीय खेती कहलाते हैं। अर्थात जैसे कि पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुए, अब इसके बीच में मतलब यहाँ पर जैसे हमने क्या ले लिया, चल यहाँ पर लेते हैं, ज्वार को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है इसको उगाए हैं ज्वार, यहाँ पर भी ज्वार, ठीक है। तो दो लाइन हो गया हमारे पास, दो लाइन जो है हमने लिए हैं। अब इस दो लाइन के बीच में एक और लाइन हमारे पास आएगा, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर एक और लाइन। अब इसमें हम लोग उगा देते हैं, इसमें अरहर, ठीक है, इसमें उगा देते हैं हम लोग क्या, अरहर, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे में किसी दो लाइन के बीच में किसी दूसरी फसल को बोना अंतर्वर्ती खेती कहलाता है। ये हमारे पास पहला लाइन, दूसरा लाइन, और इस दूसरे लाइन के जो है बीच में कोई हमने तीसरे यानी कि दूसरे फसल को इसमें उगा दी है, तो वो कहलाता है हमारे में अंतर्वर्ती खेती कहलाते हैं। मतलब दो लाइन के बीच में किसी दूसरी फसल को बोना अंतर्वर्ती खेती कहलाता है। ज्वार हमारा इस लाइन में भी ज्वार है, इस लाइन में ज्वार है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अरहर को हमने उगाया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अंतर्वर्ती खेती को हम इसमें अपना रहे हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जो है पहला नंबर लाभ में आता है वर्षा निर्भर किसान, ठीक है। वर्षा निर्भर किसान का अर्थ है ये है कि जहां पर बारिश कम होती है, जैसे कि शुष्क प्रदेश जहां पर जो है औसतन बारिश होती है, औसत से थोड़ा सा कम बारिश होता है, उसको बोलते हैं शुष्क एरिया या शुष्क जगह बोलते हैं, तो या शुष्क क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। तो जहां पर वर्षा निर्भर मतलब जो है बारिश पर केवल निर्भर रहते हैं किसान, वहां पर जो है इसकी खेती जो है आसानी से किया जा सकता है, या उसके लिए जो इसके लाभदायक होता है। जहां पर बारिश कम होता है, औसतन बारिश कम होता है, वहां पर इसकी खेती करना बहुत ही लाभदायक जो है वो होता है। फिर बोलते हैं शुष्क क्षेत्रों में इस खेती से जोखिम कम रहता है। शुष्क क्षेत्रों में इस खेती से जोखिम कम रहता है, क्योंकि उस समय वर्षा रहते हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े भी हमको कम लगेंगे। साथ ही साथ इसमें जो शुष्क क्षेत्र रहते हैं, इस खेती में जोखिम का अर्थ यह है कि जैसे हमने अलग अलग फसलों की इसमें लेते हैं, तो इसमें से अगर किसी बाय द वे किसी चांस से अगर एक फसल में हमारा थोड़ा सा उपज कम हुआ या आमदनी हमको कम हुआ, लेकिन दूसरा जो फसल है उसमें उसकी भरपाई किया जा सकता है, तो इसीलिए जो है इसको जो है अपनाया जाता है। मतलब इसमें मुनाफा जो घाटा रहता है वो बहुत कम होने का चांस इसमें रहता है, नहीं कि जोखिम बिल्कुल कम के होते हैं, ठीक है। अब इसका बोलता है इसकी जो है अधिक उपज प्राप्त होती है, इसकी उपज जो है अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग पौधे हमने लिए हैं, एक लिए ज्वार और एक लिए अरहर, तो दोनों का हमको अलग अलग हमको उपज प्राप्त होगा, और इसी तरह से हमें जो इसकी जो उपज है वो हमको बहुत ज्यादा इसमें प्राप्त होता है। फिर उसके बाद बोलता है मजदूरों की अधिक समय तक रोजगार प्राप्ति, ठीक है। मजदूरों को अधिक समय तक जो है इसमें रोजगार प्राप्ति होगा। क्यों? क्योंकि ज्वार और अरहर दोनों का जो पकने का टाइम या कटाई के जो टाइम रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, दोनों का जो निराई कुड़ाई का टाइम रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। तो इसी कारण से जो है इसमें मजदूरों को अधिक समय तक रोजगार की प्राप्ति इसमें वो होता है। फिर उसके बाद बोलता है प्राकृतिक स्रोतों का समुचित प्रयोग। प्राकृतिक स्रोत मतलब जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, प्रकाश, और हमारे पास रहते हैं पानी एवं जो है खनिज लवण,
लवण जो उस मिट्टी में घुला हुआ रहता है, पहले से रहता है, इनका जो है समुचित प्रयोग होता है, अर्थात उचित मात्रा में प्रयोग होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि इन सब का मतलब एक खनिज लवण या कुछ हमारे लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्टोरेज करने का काम भी हमें करते हैं। जैसे चना ले ले तो चना के जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं, तो इसी थ्रू जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण भी हमारे पास वो हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है यहाँ पर, देखिए गेहूं और चने को लिया जाता है, उस तरह से गन्ना और चने को भी इसमें लिया जाता है। तो यहाँ पर और देख लेते हैं, तो इसमें और क्या बोलता है, इसमें सस्य सघनता जो है वो कैसा होता है, बढ़ता है। सस्य सघनता अर्थात हमारे खेत में कितने एरियाज में या कितनी वहां पर घनत्व है, डेंसिटी है, या कितने वहां पर सघन हमने उसमें उगाई की है। जैसे कि ये हमारे पास खेत है, तो इस खेत में हमारे पास कितना ज्यादा या कितनी संख्या में वहां पर पौधे उगे हैं वो कहलाता है हमारा सस्य सघनता कहलाते हैं। ठीक है, तो सघन मतलब वही है घना रूप में, तो जितना ज्यादा घना रहेगा उसको बोलेंगे सस्य सघनता, जो इससे बढ़ता है। तो अलग अलग हमने फसलों के लिए है, तो इसी कारण से हमारा सस्य सघनता भी इससे बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी आमदनी। तो आमदनी जो है अधिक उपज, आमदनी जो है अधिक प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है दोनों का जो उपज हमको अलग अलग प्राप्त होगा, तो उसी के साथ साथ दोनों का जो प्राइस रहेगा, रेट रहेंगे, ठीक है, या मूल्य रहेगा, वो भी दोनों का अलग अलग रहेंगे। तो दोनों का हमको जो है अलग अलग मूल्य जो इससे मिलता है, तो इससे हमको आमदनी भी अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसके उदाहरण है। उदाहरण में हमारे पास आता है ज्वार आते हैं एवं सोयाबीन। तो ज्वार और सोयाबीन को इसमें बोया जा सकता है। दोनों को जो है, ज्वार को आप क्या करो, आप में एक लाइन में बोलो, और सोयाबीन को आप दो लाइन में इसमें ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ज्वार और अरहर। तो आप ज्वार और अरहर को दोनों को जो है इसमें उगा सकते हैं। फिर आता है हमारे पे मक्का और सोयाबीन। मक्का कैसा होता है, बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो आप इसको दो लाइन में ले लीजिए, और बीच में आपको क्या करना है, सोयाबीन को ले लेना है, जिससे मक्का का जो पौधा उनमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा और दोनों का जो है इसमें वृद्धि होंगे। साथ साथ इसमें गन्ना, तो गन्ना हमारा बहुत ही बड़े बड़े होते हैं एवं जो है थोड़ा सा झाड़ी नुमा रहने वाला होता है, लेकिन चना जो है वो छोटे रहते हैं एवं जो जल्दी आते हैं गन्ने का अपेक्षा, तो इसको भी लिया जा सकता है। एवं गेहूं और चने को भी इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे अंतर्वर्ती खेती की परिभाषा एवं लाभ। अब देखते हैं अंतर्वर्ती खेती के प्रकार, क्या क्या प्रकार हमारे पास देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास प्रकार, देखते हैं अंतर्वर्ती खेती के क्या क्या इसमें प्रकार होते हैं। हमारे पास जो 4 प्रकार का देखने को इसमें मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है ये हमारे पास, वेरी आईएमपी है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ का हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको प्रकार पूछे गए, अंतर्वर्ती खेती की परिभाषा पूछते, या इनमें से चारों में से किसी एक को उठाकर जो है पूछ देता है कि वो क्या होता है। अधिकतर जो है पूछने वाला है सह खेती और असरचर खेती और सिनर्जेटिक खेती को अधिकतर पूछने वाला है क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझिए ताकि आपको अधिक समय तक ये जो है याद रहे। तो शुरू करते हैं इसमें। तो पहला बोलता है इसमें समांतर फसल लगाना, समांतर फसलों को लगाना। तो क्या बोलता है, एक साथ 2 फसलों को लेना जिनके बीच शून्य प्रतियोगिता हो, समांतर फसल लगाना कहलाता है। ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, हम 2 फसलों को इसमें लेंगे और उनके बीच जो है शून्य प्रतियोगिता, मतलब कोई भी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होगा, तो ऐसे जो फसल रहता है उसको बोलते हैं समांतर फसल लगाना कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम एक ही वैरायटी की या एक ही ऊंचाई के पौधे को अगर वहां पर हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रतियोगिता होगी, मतलब दोनों के डंठल वगैरह रहेंगे, पत्ती रहेंगे, फल रहेंगे, वो अटैच होगा दोनों के, दोनों के से, तो उससे क्या होगा, उसके अब बढ़वार में जो है वो कमी आते हैं। तो इसी कारण से इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो इसमें लेते हैं गन्ना प्लस अरहर। ठीक है, गन्ना प्लस अरहर को ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है गन्ना अरहर है, इसके साथ जो है जैसे कि हम लोग गन्ना को लिए हैं, तो गन्ना क्या होता है, बहुत दिन में आते हैं, तो उसके साथ साथ सहायक रूप में हम क्या ले सकते हैं, इसके साथ उड़द को ले सकते हैं, या आपके जो है जैसे कि मसूर वगैरह होते हैं, इन सब को जो इसमें लिया जा सकता है। या आपके पास जो है उर्द को ले सकते हैं, लोबिया, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं, क्योंकि वो छोटे पौधे होते हैं। और जो गन्ना रहता है हमारे पास क्या होता है,
होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, तो इनके वृद्धि होते तक हम उन सबको जो है ले सकते हैं, उनके बीच जो है कोई भी प्रकार के प्रतियोगिता नहीं होता, क्योंकि गन्ना क्या होता है अपने आप में वृद्धि करेगा। और जो दूसरा हमारे पास पौधा जैसे ऊन हो गया और उड़द हो गए, लोबिया हो गया, मरसिम हो गया, सॉरी सोयाबीन हो गया, क्या हो गया हमारे में अलग उनका वृद्धि होता है। तो इस तरह के जो हम लोग खेती को लेते हैं उसको बोलते हैं समांतर फसल लगाना कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे में सहचर खेती को देखते हैं। तो सहचर जो खेती होता है एक प्रकार का अंतर्वर्तीय खेती के तरह ही होता है। तो इसमें क्या बोलता है, एक दूसरे के उपज पर प्रभाव नहीं करते, एक दूसरे के उपज पर इसमें प्रभाव नहीं करेंगे, अर्थात अंतर्वर्ती खेती की तरह इसमें कैसा होगा, जो हमारे पास दो फसल था, मतलब जो दो लाइनों के बीच में हमने अन्य फसलों के लिए थे, उसमें किसी भी प्रकार के उपज को इसमें प्रभावित वो नहीं करेगा, अपना अपना उपज जो है उसमें शुद्ध रूप से प्रदान वो करते हुए जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप क्या क्या ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपके सरसों को भी इसमें लिया जा सकता है, जिससे उसके बीच जो है उसकी उपज में कोई भी प्रभाव उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बढ़ोहार है एवं उसकी जो बीज आने का जो टाइम पीरियड है उसका वो भी अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण से उसमें वो ऐसा होता है। फिर आते हैं इसमें सिनर्जेटिक खेती क्या होते हैं। तो सिनर्जेटिक को देख लेते हैं, इसमें मुख्य फसल, ये हमारे पास मुख्य फसल, फिर इसके बाद गौण फसल की उपज अलग अलग प्राप्त होती है एवं जो है उपज बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं हमारे में सिनर्जेटिक खेती कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार के सह खेती के तरह ही होता है, ये भी एक प्रकार का सह खेती के तरह होता है, जिसमें मुख्य फसल और गौण फसल की उपज अलग अलग प्राप्त होती है एवं इसकी उपज भी बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक खेती कहलाता है। जैसे हमारे पास जो है गन्ना और आलू इसकी जो खेती होती है वो अलग अलग होगा, और इसकी जो उपज हमको जो है वो अलग अलग इसमें प्राप्त होता है, और बढ़ोहार एवं जो उपज की वृद्धि हमको देखने को इसमें मिलेगा। अब उसके बाद चौथा लास्ट इसमें आता है बहुमंजिली खेती। अब नाम से आपको लग रहा होगा इमारती, तो इमारती कहाँ से आ गया, ये तो हमारा खेती है, तो खेत में कहाँ से इमारत आ गया। तो अब देखते हैं खेतों में भी इमारत होते हैं, वो कैसा होता है इसको देखते हैं। विभिन्न ऊंचाई एवं बढ़वार वाली 3 से 4 फसलों को एक साथ उगाना या उगाई की जाती है, जो कि इमारत के समान दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, अलग अलग ऊंचाई एवं बढ़वार के उसकी वृद्धि करने का समय एवं जो है उसकी ऊंचाई अलग अलग रहेंगे। ऐसे हम जो है 3 से 4 पौधे को या 3 से 4 फसल को वहां पर ले रहे हैं, एक साथ अगर हम उसमें उगाएंगे तो अलग अलग उसमें वृद्धि करेगा, तो अलग अलग वृद्धि होने के कारण इसमें कैसा होगा, ये इमारत के समान, दूर से इमारत के समान हमको दिखाई वो देगा। तो इसको बोलते हैं हमारे में बहुमंजिली खेती के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास पपीता और बरसिम को, जिसमें जो है वो लिया जाता है। ठीक है, जो कि ये क्लेप्टिस के अंदर जो है पपीता एवं बरसिम को जो है इसको लिया जाता है। जो उत्तरी भारत है हमारे, वहां पर इसकी बुआई जो है बहुत ज्यादा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे में अंतर्वर्तीय खेती, इसकी परिभाषा, लाभ एवं जो है इसके प्रकार। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।